जो आप सभी का डाउट नेट पर बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी, मानव जनन में पुरुष जनन तंत्र की। ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हमारा पुरुष जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग था कौन, वृषण। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया था, कई सारी चीजें उसमें पढ़ी थी। एक बार आज वापस से रिवाइज भी करा दूंगा हल्का सा, और उसके बाद हम और चीजें पढ़ने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र में। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वही पुरुष जनन तंत्र। फिर देखेंगे क्विज और लास्ट में दूंगा मैं आपको क्या, होमवर्क। ठीक है, चले आगे। आइए बेटा जी, यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, पुरुष जनन तंत्र की, जिसमें हमने वृषण की क्या बात करी थी, जरा सोचिए। हमने वृषण में संरचनाएं देखी थी, याद आ रहा है। वृषण जो थे दो थे, प्रत्येक वृषण अंदर से बटा हुआ था किसमें, वृषण पालिकाओं में। प्रत्येक वृषण पालिका में क्या मिल रही थी, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका। हमने शुक्रजनक नलिका की संरचना देखी थी, अगर आपको याद आ रही हो। शुक्रजनक नलिकाएं जो थी वो एक बाहरी, एक सुरक्षात्मक आवरण से ढकी हुई थी, क्यों, ट्यूनिका प्रोप्रिया। उसके अंदर क्या मिल रही थी, आपकी जनन उपकला, जो 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई थी। आधारीय कोशिका कौन सी, सर्टोली कोशिका, और छोटी छोटी कोशिकाएं थी कौन सी, नर जर्म कोशिका। जर्म कोशिका ही होती है जो आगे चलकर क्या बनाती है, शुक्राणु, और सर्टोली कोशिका उन शुक्राणु को क्या देती है, पोषण देती है। ये हमने पढ़ा था। दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में जो कोशिकाएं मिल रही थी उनका नाम क्या था, अंतराली कोशिका या लिडिक कोशिका, जो टेस्टोस्टेरॉन निकाल रही थी। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी, आज हम बच्चों बात करने वाले हैं किसकी, ये हमने पढ़ लिया है क्या, ये आंतरिक संरचना देख ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सहायक नलिकाओं के बारे में। ध्यान से सुनना, किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, सहायक नलिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं। अब याद करिए, सोचिए, मैंने आपको बताया था कि नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र जो होता है वो 4 भागों से बना होता है। कौन कौन, एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय। 4 चीजें बताई थी, जिसमें वृषण हमने देख लिया, उसकी आंतरिक संरचना देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं सहायक नलिकाओं की। सबसे पहली बात तो इनको सहायक नलिका क्यों बोला, नलिका तो समझ में आता है, सहायक क्यों बोला। देखिए वृषण जो है वो क्या बनाएगा, वृषण के अंदर क्या बन रहा है, नर युग्मक कौन, शुक्राणु। अब बेटा उस शुक्राणु को लाना पड़ेगा ना, लेकर आना पड़ेगा ना। तो जिन नलिकाओं से वो लाया जाएगा कौन, शुक्राणु, तो वो नलिकाएं सहायता कर रही है या नहीं कर रही है, किसको लाने में, शुक्राणु को। तो इसीलिए इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, सहायक नलिका। क्यों, क्योंकि ये नलिका सहायता करती हैं शुक्राणुओं के गमन में, शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो नलिकाएं उत्तरदायी होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सहायक नलिका। ठीक है, तो सहायक नलिका का मीनिंग तो समझ में आ गया, जो ट्रांसपोर्ट कराएंगी, किसको, शुक्राणु को। क्लियर। अब कौन सी होती है सहायक नलिका, आइए बेटा बात करते हैं। कुल मिलाकर आपने जो सहायक नलिकाएं याद रखनी है वो याद रखनी है 4। कौन कौन सी, सबसे पहली वृषण जालिकाएं। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, वृषण जालिकाएं। ठीक है, या वृषण जाल भी बोल देते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा याद रखना रेटे टेस्टीज। याद रखना क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेटे टेस्टीज और हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिकाएं। ठीक है, अभी बताऊंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूं अभी। फिर उसके बाद वृषण जालिकाओं के बाद जो दूसरे नंबर की जो नलिका आती है उसका नाम याद रखना है, आपने भूलना नहीं है बेटा जी, शुक्र वाहिकाएं। याद रखना कौन, शुक्र वाहिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी इसको वासा इफरेंशिया। याद रखना क्या बोलते हैं, वासा इफरेंशिया। तीसरे नंबर पर जो नलिका है, ध्यान से सुनना, अधि वृषण। बेटा ये क्रम, इसी क्रम में याद रखनी है, ये फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, अधिवृषण। इंग्लिश में बोलते हैं एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस। और चौथी जो होती है उसे हम बोलते हैं शुक्र वाहक। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे गलती कहां कर देते हैं, इसमें और इसमें। ये है शुक्र वाहिकाएं और ये है शुक्र वाहक। ठीक है, ये कई सारी होती है, ये एक होती है। ये एक नाम में देखे ना, वाहिकाएं बहुत सारी होगी, वाहक एक।
ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, वास डिफरेंस। याद रखना, क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो कुल मिलाकर ये चार आपकी नलिकाएं हैं जो कहला रही हैं सहायक नलिकाएं, जो सहायता करेंगी किसको लाने में, याद रखना किसको लाने में बेटा जी, भूल मत जाना किसको, शुक्राणुओं को लाने में सहायता करेंगी। चलें आगे, पढ़े, एक एक करके सारी पढ़ते हैं। आइए ध्यान से सुनना। वैसे तो यहां पर दिखा रखी है, लेकिन मैं बाद में यहां पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, अभी पहले समझाता हूं फिर यहां पर दिखाऊंगा। आइए समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा वृषण है, ध्यान से देखना बेटा, ये वृषण है, ठीक है, और ये किसके अंदर था, ये आपको समझ में आता है, किसके अंदर था, जरा सोचिए, ये वृषण कोश के अंदर था। ये मान लेते हैं क्या है, वृषण कोश, ठीक है। कौन है बच्चों, ये है हमारा वृषण कोश, और इसके अंदर है ये कौन, वृषण, ठीक है। अब इसके अंदर आपको याद आ रहा होगा, इस तरीके से कई सारी पालिकाएं थी, ठीक। उन पालिकाओं के अंदर कौन थी, याद करिए, शुक्रजनक नलिकाएं हैं, 1 से 3 थी। ये कौन है, शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये शुक्रजनक नलिकाएं, ध्यान से देखना, ये शुक्रजनक नलिकाएं आगे की तरफ आती हैं और आकर जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, और जुड़कर एक जाल बना रही हैं। क्या बोला, वापस से सुनना, मैंने बोला ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, कौन, जो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं थी, 1 से 3 थी ना, जिनके अंदर शुक्राणु बनेंगे ना, याद आ रहा है ना, ये शुक्रजनक नलिकाएं आ रही हैं आगे की तरफ और आकर सारी मिल गई हैं और एक बनाया है जाल। क्या बनाया, एक जाल बनाया है, ठीक है। अब इसको ना, इस चीज को इस डायग्राम में देखें जरा, देखिए थोड़ा सा बड़ा करके देखना, तब ये चीज समझ में आ जाएगी। जब आपके पास आ जाएंगे ना स्लाइड्स, इसको बड़ा कर देखना। देखिए ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है, ये शुक्रजनक नलिकाएं यहां पर आकर, ये देखिए ये संरचना अगर आपको दिख रही हो, एक जाल बना रही है। ये यहां पर क्या बन रहा है, एक जाल बन रहा है, और इसी जाल को, ये जो जाल जो बना है ना, कई सारी, ध्यान से सुनना, कई सारी शुक्रजनक नलिकाएं आगे आई और मिलकर क्या बना दिया, एक जाल बना दिया। इसी जाल को हम क्या बोलते हैं, वृषण जाल या वृषण जालिकाएं, रेटे टेस्टीज, ठीक है। तो याद रखना है, ये क्या है बेटा जी, वृषण जालिकाएं, ठीक है, सिंपल सा था, रेटे टेस्टीज, ठीक है। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब ध्यान से सुनना, ये वृषण जालिकाओं से, इन वृषण जालिकाओं से लगभग 10 से 20, क्या बोला मैंने, इस वृषण जालिकाओं से लगभग 10 से 20, देखिएगा 1 2 3 4, इस तरीके से लगभग 10 से 20 कुछ नलिकाएं निकल रही हैं। 10 से 20 क्या निकल रही है, कुछ नलिकाएं, और ये सारी नलिकाएं ना, ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी नलिकाएं खुल रही हैं एक संरचना में, संरचना में खुल रही है, ठीक है। और ये जो संरचना में, जिस संरचना में खुल रही है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोच समझ कर मुझे बताएं, ये संरचना, ये जिसको मैंने डॉट 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 बिंदु 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 बनाए हैं, जिसमें, क्या ये वृषण के अंदर है कि बाहर है, सोचना, दिमाग लगाना, क्या ये संरचना वृषण के अंदर है कि बाहर है, बाहर है, लेकिन वृषण कोश के तो अंदर है ना, सोचिए, वृषण कोश के अंदर है लेकिन वृषण के बाहर है,
है ना। अब बात आ रही है ये जो वृषण जालिकाएं थी ना, ये वृषण जालिका, इनसे 10 से 20 ये जो नलिकाएं निकली थी, ये 10 से 20 नलिकाएं जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, क्या, शुक्र वाहिकाएं। याद रखना क्या नाम देते हैं, शुक्र वाहिकाएं, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, ये शुक्र वाहिकाएं जाकर खुल रही हैं बाहर, किसके बाहर, वृषण से बाहर जा रही हैं, और किस में खुल रही हैं, एक बड़ी सी संरचना में खुल रही हैं। ये बड़ी सी संरचना है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। ठीक है, अब तो दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो ये जो बड़ी सी संरचना आपको दिख रही है, ये वृषण से बाहर है। ठीक है, और ये जो संरचना है जिसके अंदर ये शुक्र वाहिकाएं जाकर खुल रही है, इसे हम बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, अधिवृषण। याद रखना, भूल मत जाना, क्या नाम देते हैं, अधिवृषण। जो किससे बाहर है बेटा, जरा सोच समझकर मुझे बताएं, वृषण से बाहर है, लेकिन वृषण कोश के अंदर है। सिंपल, चले आगे। अब इसी चीज को आप डायग्राम में भी देख लीजिए, इधर देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये आप बोलेंगे सर ये था क्या, वृषण जालिकाएं, जाल बन रहा था, कई सारी शुक्र जनक नलिकाएं आगे की तरफ आ रही हैं और मिलकर एक जाल बना दिया, क्या, वृषण जालिका। अब इस वृषण जालिका से, ये जो वृषण जालिका है, इससे कुछ नलिकाएं निकल रही हैं। देखिए, ये इधर 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 क्या निकल रही है, कुछ नलिकाएं निकल रही है। इन नलिकाओं को क्या बोला, सोचिए, क्या, शुक्र वाहिकाएं। अब ये शुक्र वाहिकाएं जाकर, ध्यान से देखिए, ये शुक्र वाहिकाएं बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी, ये शुक्र वाहिकाएं जाकर खुल रही है एक बड़ी सी संरचना में, जिसका नाम क्या है, देखिए, ये बड़ी सी संरचना थी जो वृषण के तो बाहर है, लेकिन वृषण कोश के अंदर है। इस बड़ी सी संरचना को, ये जो है, ये जो संरचना है, इसको हमने बोला है क्या, अधिवृषण। सिंपल। तो अभी तो मैं सिर्फ लोकेशन बता रहा था, नाम बता रहा था। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। वृषण, वृषण के अंदर पालिका, पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं, ये शुक्रजनक नलिकाएं आगे की तरफ आई, जाल बनाया, क्या कहला रहा है, वृषण जालिकाएं। ये वृषण जालिकाओं से लगभग 10 से 20 क्या निकली हैं, नलिकाएं, जिनका नाम है शुक्रवाहिकाएं। ये शुक्रवाहिकाएं किससे बाहर आ रही हैं, वृषण से बाहर आ रही हैं और एक संरचना में खुल रही है जिसका नाम है अधिवृषण। ठीक है, जो वृषण के पश्चे भाग पर मिलता है। याद रखना, वृषण के पश्चे, पश्चे का मतलब पीछे की तरफ, पश्चे भाग में मिलता है। ठीक है, भूल मत जाना इस चीज को। ठीक है, अब ये हमारा अधिवृषण हो गया। अब सब अधिवृषण किस में खुलेगा, ध्यान से देखना बेटा। ये अधिवृषण देखिएगा, एक नलिका में खुल रहा है, और सोच समझकर मुझे बताना, ये नलिका, ये नलिका जो है जिसमें अधिवृषण खुला है, ये नलिका किससे बाहर आती हुई आपको दिखाई दे रही है, सोच समझकर मुझे बताएं। ये नलिका किससे बाहर आ गई है, जरा सोचिए। ये नलिका, इसका नाम है क्या, शुक्र वाहक। ये नलिका वृषण कोश से बाहर आ गई है। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर, जल्दी से फटाफट मुझे बताना, ध्यान से सुनना। वृषण के अंदर पालिकाएं थी, 250 से 300 वृषण पालिकाएं थी, जिसके अंदर 1 से 3 कौन थी, शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाओं ने क्या बना दिया, शुक्राणु बना दिया। अब वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाओं ने क्या बना दिया, शुक्राणु बना दिया। ये शुक्राणु इन वृषण के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनसे निकलकर किस में आएगा, जरा सोचिए। सबसे पहले ये शुक्रजनक नलिकाओं ने क्या बनाया,
वृषण जालिकाएं। सबसे पहले शुक्राणु किधर से निकलकर, जरा सोचिए, शुक्र जनक नलिकाओं से निकलकर आएंगे इस वृषण जालिकाओं में। फिर वृषण जालिकाओं से किस में आएंगे बेटा जी? आएंगे किसमें? शुक्र वाहिकाओं में। फर्स्ट, सेकंड। शुक्र वाहिकाओं से किस में आएंगे? अधिवृषण में आएंगे। अधिवृषण से किस में आएंगे? शुक्र वाहक में आएंगे। अब ये शुक्र वाहक किसको लेकर आ रही है? शुक्राणुओं को। खत्म। ये चार थी बेटा जी आपकी क्या? सहायक नलिकाएं, जो लेकर आ रही हैं किसको? शुक्राणुओं को। शुक्राणु का प्रस्थान करा रही है, ट्रांसपोर्ट करा रही है, स्थानांतरण करा रही हैं। आई होप ये मीनिंग और ये जो डायग्राम है ये समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब यहां पर जो चीज बताने की है ना, दो चीजें यहां पर बताने की है, वो दो चीजें ध्यान से सुनना। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनना, नोट डालकर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला बिंदु जो आपने याद रखना है वो ये, थोड़ा सा इस्तेमाल करें अपने दिमाग का और सोच समझकर मुझे बताएं। शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इन शुक्रजनक नलिकाओं में क्या बनेगा? सोचिए, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं इनके अंदर क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर इनके अंदर बनेगा क्या? दिमाग लगाएं, क्या? शुक्राणु। यही तो पढ़ा था कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, मैंने आपको बताई थी ना, शुक्रजनक नलिका, इनके अंदर क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। चलो जी, ठीक है। अब ये शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर किस में आएंगे? सोचिए, शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर किस में आएंगे? वृषण जालिका में आएंगे। तो कहने वाली बात जो है समझना बेटा जी, यहां पर, यहां से निकलकर ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं और ये शुक्रजनक नलिका आगे चलकर क्या बना रही हैं? जाल बना रही हैं। ऐसी बहुत सारी होंगी, बहुत सारी। अब ये शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से निकलकर किस में आएंगे? अधिवृषण में आएंगे, यानी सहायक नलिका में आएंगे या नहीं आएंगे? पहली सहायक नलिका में आएंगे ना, कौन? वृषण जालिका में आएंगे ना। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है नोट डालकर वो याद रखना, क्या? ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। भूलना मत, स्पर्मिएशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है शुक्राणु वर्गित। अब ये हमारी बुक में ये वर्ड नहीं दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है क्या? स्पर्मिएशन। और साफ साफ कड़े शब्दों में, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं कि हमारी एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में, अलग अलग बोर्ड्स की नहीं बात कर रहा, जो कॉमन एनसीईआरटी होती है, ठीक है, उसमें एक मिस्टेक दे रखी है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, देख सकते हैं। स्पर्मिएशन कंपेयर कहां से करेंगे? इंग्लिश की जो एनसीईआरटी होती है उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां पर सही दे रखा है। हमारी हिंदी की एनसीईआरटी जो है उसमें गलत दे रखा है, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से पेपर आता है नीट के लिए, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। स्पर्मिएशन जो है उसको हिंदी में बोल रखा है वीर्य सेचन। क्या बोल रखा है? वीर्य सेचन। जो वीर्य सेचन नहीं होता है, वीर्य सेचन होता है इंसेमिनेशन। याद रखना, ये कंफ्यूज कर देगा। अभी सिर्फ इतना सा, स्पर्मिएशन को एक जगह हमारी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पर्मिएशन को वीर्य सेचन, जो सरासर गलत है। भूल मत जाना, साफ साफ बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। क्या? स्पर्मिएशन को वीर्य सेचन लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, जो गलत है, गलत है, ठीक है। स्पर्मिएशन को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु वर्गित। इंग्लिश में सही दे रखा है, इंग्लिश में सही दे रखा है, हिंदी में गलत दे रखा है। क्या मीनिंग है स्पर्मिएशन का, शुक्राणु वर्गित का? तो याद रखना, जब, ध्यान से सुनना, जब शुक्राणु शुक्रजनक नलिका से निकल जाते हैं, जब शुक्राणु शुक्रजनक
नलिका से निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएं। क्या बोला मैंने? शुक्राणु किससे निकले हैं? शुक्रजनक नलिकाओं से। अब जरा सोचिए, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणु है। अब यहां से निकलकर कहां आएंगे? कहां आएंगे? आप सीधा बोलेंगे सर सहायक नलिकाओं में आएंगे। सबसे पहली सहायक नलिका कौन है? वृषण जालिका सबसे पहले इसमें आएंगे। यानी शुक्रजनक नलिकाओं से निकलने की प्रक्रिया जो है किसकी? शुक्राणु की कहलाती है स्पर्मिएशन, यानी शुक्राणु वर्गित कहलाती है। ठीक है, ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा, भूल मत जाना इस शब्द को, नहीं इसको। स्पर्मिएशन का मीनिंग मत भूल जाना। स्पर्मिएशन का मतलब शुक्राणुओं का निकलना। किससे निकलना? शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर सहायक नलिकाओं में आना क्या कहला रहा है? स्पर्मिएशन कहला रहा है। भूल मत जाना किसी भी हालत में। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का क्लियर है? तो ये हमारा स्पर्मिएशन है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु जो है, ध्यान से सुनना, दूसरा बिंदु नोट डालकर आप फिर से लिख सकते हैं एक और बिंदु, और वो क्या है? ध्यान से सुनना, वो है वीर्य सेचन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? लगे हाथ इसके साथ एक और शब्द बता रहा हूं, क्या? स्खलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इजैक्यूलेशन। अब ये दो शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, इधर देखना, ध्यान से देखना। आप मुझे बताएं, शुक्रजनक नलिका से क्या निकला था? आप बोलेंगे सर शुक्राणु निकला था। किसमें आया? वृषण जालिका। वृषण जालिका से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक। ये शुक्रवाहक क्या लेकर आ रही है? सोचिए, क्या लेकर आ रही है? ये शुक्राणु लेकर आ रही है ना। अब ये शुक्राणु लेकर कहां जाएगी? पूछेंगे ना सर ये शुक्राणु लेकर कहां जाएगी? आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको ये वृषण दिख रहा है। इस वृषण के अंदर ये वाला भाग अधिवृषण दिख रहा है। आदमी की 2 मिनट में पता नहीं। अधिवृषण से एक नलिका निकली है, तो खा ले पी लो भाई अपना। और ये नलिका का नाम क्या है? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है शुक्रवाहक लिखा हुआ। अब ये शुक्रवाहक क्या लेकर आ रही थी? क्या लेकर आ रही थी? शुक्राणु ला रही थी ना बेटा। ये शुक्रवाहक देखिए ऊपर से इस तरीके से एक फंदा लेते हुए, एक लूप लेते हुए, किसी के ऊपर से घूमते हुए नीचे की तरफ यहां पर आई है। ठीक है, और यहां पर आकर ये क्या लेकर आ रही है? सोचिए, शुक्राणु ला रही है ना, ला रही है ना। क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, शुक्राणु लेकर आ रही है कौन? शुक्रवाहक। क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु लेकर आ रही है। गौर से सुनना, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाओगे। शुक्रवाहक क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु लेकर आ रही है। अब आगे क्या होगा? अब यहां पर हेडिंग देखिए क्या दे रखी है, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथि या सहायक ग्रंथियां। अब आप बोलेंगे सर ये सहायक ग्रंथियों का मतलब क्या है? बेटा सीधी सी बात है, कुछ ग्रंथि हैं जो कुछ ना कुछ स्त्रावित करेंगे। ग्रंथि का मतलब ही क्या होती है? एक संरचना जो अपने अंदर से कुछ निकालती है, एक तरल निकालती है, एक लिक्विड निकालती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियां बोलते हैं। अब यहां पर सहायक ग्रंथियां जो हैं वो कौन सी है? तो यहां पर 3 आपने सहायक ग्रंथियां याद रखनी है। सबसे पहला शुक्राशय, फर्स्ट शुक्राशय। दूसरी प्रोस्टेट, जिसको हम पुरस्थ भी बोलते हैं। तीसरी कंद मूत्र पथ ग्रंथि, जिसको हम काउपर या बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं। ये आएंगे, अभी बताऊंगा। लेकिन ये बताने से पहले जरा सुनना, ये बेटा 3 ग्रंथियां जो है ना, ये 3 ग्रंथियां एक लिक्विड निकालती हैं, एक तरल निकालती हैं। क्या निकाल रही है? एक लिक्विड निकाल रही है, एक तरल निकाल रही है, ये 3 ग्रंथियां। और वो जो तरल जो होता है ना, उस तरल को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, शुक्रिय प्लाज्मा।
क्या बोलते हैं? शुक्रिय प्लाज्मा। अब शुक्रिय प्लाज्मा में कई सारी चीजें होती है, कैल्शियम भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, कई सारी चीजें होती है। ठीक है, अब वो जो शुक्रिय प्लाज्मा जो है, जो एक तरल है, ठीक है, वो इन 3 ग्रंथियों ने निकाला, और ये 3 ग्रंथियां जब वो तरल निकालेंगे, उस तरल में डाल रही है कौन? शुक्रवाहक। क्या? शुक्राणु। यानी ये शुक्राणु किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, किसके अंदर डाल दिए जाएंगे? एक तरल में डाल दिए जा रहे हैं, और उस तरल का नाम क्या है बेटा जी? शुक्रिय प्लाज्मा है, जो इन 3 ग्रंथियों ने निकाला है। अब जरा थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोचिए, एक तरल जिसके अंदर डाल दिए शुक्राणु, अब ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो जो संरचना, जो लिक्विड जो बनेगा, आप जरा सोचिए, एक पानी है, पानी में चीनी डाल दूं तो मिक्स कर दूं तो रहेगा, तो अभी ना पानी तो रहेगा, बस उसमें चीनी मिक्स हो गई है। तो यूं ही सोचिए, एक पानी है, एक तरल है, जिसमें चीनी यानी शुक्राणु मिक्स कर दिए हैं, तो जो तरल अब बनेगा उसे हम बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं बेटा जी? वीर्य यानी सीमन। ठीक है, जो नर जो है अपनी बाह्य जननेंद्रिय शिशन के द्वारा बाहर निकालता है, अपने शरीर से त्यागता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? वीर्य समझ में आ गया। वीर्य एक तरल है जो किससे बना हुआ है? शुक्रिय प्लाज्मा से और शुक्राणु से। शुक्राणु लेकर आ रही थी वृषण से आखिरी में एक सहायक नलिका जिसका नाम था शुक्रवाहक, और वो डाल देगी आगे चलकर। किस में डालेगी देखेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर शुक्रवाहक क्या लेकर आ रहा है? शुक्राणु। और ये 3 ग्रंथियां जिनको हमने क्या बोला है? सहायक ग्रंथियां, ये निकाल रही है एक तरल जिसका नाम है शुक्रिय प्लाज्मा। साहब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? वीर्य बन जाएगा। अब मैंने बोला नोट कर जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो याद रखनी है वो ये 2 वर्ड, एक वीर्य सेचन और एक स्खलन। ठीक है, अब साहब क्या होता है स्खलन? ध्यान से सुनना। जब कोई नर, ध्यान से सुनना, जब कोई नर, चाहे कोई भी नर हो, ठीक है, जब कोई नर अपने शरीर से, अपने शिशन से वीर्य को शरीर से बाहर निकालता है, क्या बोला मैंने? जब कोई नर अपने शरीर से या अपने शिशन से वीर्य को बाहर निकालता है, शरीर से बाहर त्यागता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्खलन, इजैक्यूलेशन। भूलना मत। क्या? जब कोई नर शिशन द्वारा वीर्य को शरीर से बाहर त्यागता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्खलन यानी इजैक्यूलेशन। ठीक है, अब बात आ रही है, आप पूछेंगे सर कहां निकालेगा शरीर से बाहर? अब 2 परिस्थिति हैं, या तो शरीर से बाहर निकाल दिया। अब पर्टिकुलरली हमने बोला कि जब वो अपने शरीर से बाहर, शिशन से बाहर वीर्य को अगर मादा, फीमेल के जनन पथ में त्यागता है, जनन पथ में स्थानांतरित करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन। तो याद रखना, वीर्य सेचन क्या होता है? जब कोई नर अपने वीर्य को, अपने वीर्य को संभोग प्रक्रिया के दौरान मादा जनन पथ में क्या करता है? स्रावित करता है या स्थानांतरित करता है? ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन। ठीक है, तो सिंपल से 2 वर्ड थे, आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बेटा जी टोटल मिलाकर आए हैं 3 शब्द। कौन कौन से? एक है स्पर्मिएशन, एक आया है इंसेमिनेशन और एक आया इजैक्यूलेशन।
एक आया शुक्राणु वर्गित, एक आया है वीर्य सेचन और एक आया है स्खलन। अब हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं क्या कि हिंदी मीडियम में गलती क्या दे रखी है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। एक टॉपिक देखिएगा, 2 टॉपिक देखिएगा, वहां पर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी होगी क्या, युग्मक जनन। टॉपिक हेडिंग दे रखी होगी युग्मक जनन। इस चैप्टर में साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं क्या कि हिंदी मीडियम में गलती क्या दे रखी है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। एक टॉपिक देखिएगा, 2 टॉपिक देखिएगा, वहां पर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी होगी क्या, युग्मक जनन। टॉपिक हेडिंग दे रखी होगी युग्मक जनन। इस चैप्टर में उसको पढ़िएगा वहां पर, ठीक है। वहां पर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाई देगा क्या, वीर्य सेचन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पर्मिएशन, गलती कर दी है, ठीक है। और वहीं थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक और हेडिंग दिखाई देगी, जो हेडिंग है आपकी क्या, निषेचन नाम से एक हेडिंग होगी, ठीक है। उसको पढ़िएगा। उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन में दे रखा होगा क्या, वीर्य सेचन। वहां पर वीर्य सेचन सही दे रखा है। वहां पर वीर्य सेचन का मतलब बता रखा है क्या, कि जब कोई नर संभोग प्रक्रिया के दौरान अपने वीर्य को मादा शरीर में त्याग देता है, मादा जनन पथ में स्थानांतरित कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन। वहां सही दे रखा है, लेकिन उससे पहले वीर्य सेचन को स्पर्मिएशन बता रखा है, जो गलत है। वीर्य सेचन और स्पर्मिएशन 2 अलग अलग चीजें हैं। स्पर्मिएशन को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु वर्गित, ठीक है, भूल मत जाना। क्या मतलब है, तो स्पर्मिएशन का मीनिंग सही दे रखा है, लेकिन वर्ड गलत दे रखा है। वहां पर स्पर्मिएशन के आगे लिखा हुआ है वीर्य सेचन, जो गलत है। मीनिंग क्या था स्पर्मिएशन का, जब शुक्राणु किससे निकलेंगे, शुक्र जनक नलिकाओं से निकल जाएंगे और किस में आ जाएंगे, सहायक नलिकाओं में आएंगे, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्पर्मिएशन कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, खत्म नहीं हुआ। अभी एक और चीज, एक और नोट डालकर आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 रुपए की नहीं है सर। कौन, अधिवृषण। इसमें भी आप नोट डालकर स्टार बनाकर लिख लीजिएगा क्या, कि ये जो अधिवृषण है ना, ये बड़ी सी संरचना जो थी, ये बड़ी सी जो नलिका जो थी, इस अधिवृषण में, ध्यान से सुनना, इस अधिवृषण में क्या होता है, तो याद रखना, ये वृषण के कहां पर मिल रहा था, पश्चिम भाग पर मिल रहा था, पीछे की तरफ मिल रहा था। इसमें ध्यान से सुनना, शुक्राणु कुछ समय के लिए ठहरते हैं और परिपक्व होते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, शुक्राणु कुछ समय के लिए। अब वो कुछ समय कितना हो सकता है, आपके मन में आएगा ना, सर कुछ समय कितना, 1 मिनट, 2 मिनट, कितना, 1 दिन, कितना, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कितना। तो याद रखना, वो कुछ समय कुछ मिनट से लेकर 1 महीना हो सकता है। क्या, 1 मिनट से लेकर 1 मंथ हो सकता है। क्या, कि भैया यहां से शुक्राणु आए, अधिवृषण में जब वो पहुंचे तो वो वहां पर रुकेंगे। अब हो सकता है वो 1 मिनट भी रुक जाए, हो सकता है वो 2 मिनट भी रुक जाए, हो सकता है वो 1 महीने तक भी रुक जाए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, शुक्राणु अधिवृषण में ठहरते हैं और परिपक्व होते हैं, रुकते हैं और परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछ लेना कि बेटा बताओ अधिवृषण का कार्य क्या होता है, तो अधिवृषण कुछ नहीं है, एक संरचना है जो स्टोर कर रही है। स्टोर का मतलब संचित कर रही है, किसको, शुक्राणुओं को कुछ मिनट से लेकर कुछ महीने तक, 1 महीने तक किसको स्टोर कर सकती है, शुक्राणुओं को। जहां पर शुक्राणु हो रहे हैं परिपक्व, याद रखना क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। परिपक्व का मतलब सक्रिय होते हैं, यानी तैरना स्टार्ट कर देते हैं। क्या, तैरना, आप बोलेंगे तैरना मतलब, तैरना मतलब इन द सेंस हिलना स्टार्ट कर देते हैं। तैरना गलत वर्ड हो गया, क्या, हिलना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप बोलेंगे शुक्राणु हिलते हैं, अरे भैया बिल्कुल, शुक्राणु जो होते हैं उनमें पूंछ होती है और वो पूंछ हिलना स्टार्ट कर देती है। कब, जब वो शुक्राणु किस में आते हैं, अधिवृषण में। तो कोई भी आपसे पूछ ले शुक्राणुओं का, शुक्राणु सक्रिय, शुक्राणु
एक्टिव। शुक्राणु परिपक्व कहां होते हैं? अधिवृषण में होते हैं, जहां पर शुक्राणु कुछ समय के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं। सिंपल सा था। ये हमने पढ़ी है सहायक नलिकाएं। ठीक है, अब सहायक नलिकाओं की आखिरी नलिका थी कौन सी बेटा? शुक्रवाहक। अब इधर देखना, ये शुक्रवाहक कहां जा रही है? मैंने आपको अभी अभी बताया, ये शुक्रवाहक आ रही है और आकर कहीं ना कहीं जाने वाली है। अब कहां जाने वाली, आइए समझते हैं। समझने के लिए, समझने से पहले मैंने बेटा जी यहां पर जो हेडिंग डाल रखी है वो डाल रखी है सहायक ग्रंथियां। ठीक है, अब सहायक ग्रंथियां पढ़ानी जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, समझने की चीज जो है देखिएगा बेटा। आप मुझे बताएं, हमारे अंदर उत्सर्जन नाम की कोई चीज होती है? उत्सर्जन, हम मूत्र उत्सर्जित करते हैं। मूत्र कहां बनता है? मूत्र जानते हैं, हमारी किडनी में। जानते हैं, हमारी किडनी होती है बेटा। ठीक है, किडनी यानी वृक होती है। उस वृक से कुछ नलिकाएं निकलती हैं। कुछ नलिका मतलब एक एक नलिका निकलती है। एक नलिका इस वृक से, इस किडनी से, एक नलिका इस किडनी से। ठीक है, इस नलिका को क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं मूत्र नलिका, यूरेटर। ठीक है, और ये जो दो मूत्र नलिकाएं हैं, ये जाकर खुलती हैं किसमें? एक संरचना में जिसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो मूत्राशय जो होता है, ध्यान से सुनना, ये मूत्राशय आगे चलकर एक नलिका में खुलता है। एक नलिका में खुलता है और इस नलिका को बेटा जी बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। अब आप बोलेंगे सर हम तो जनन पढ़ रहे थे, यहां पर ये क्यों लेकर आ गए हैं? बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ध्यान से देखना बेटा जी। ये मान लेते हैं हमारा, इधर देखिएगा, ये मूत्र मार्ग का आखिरी भाग है। मूत्र मार्ग का ये मूत्र मार्ग है। देखिए ये पूरा का पूरा मूत्र मार्ग है। ठीक है, अब ये मूत्र मार्ग का जो आखिरी भाग है ना, ये मूत्र मार्ग का जो आखिरी भाग है, ये वाला, ये आखिरी भाग होता है किसमें? ध्यान से देखना, ये आखिरी भाग नर की बाह्य जननेंद्रिय में है। और जो कौन होता है? शिशन होता है। कौन होता है? पेनिस यानी शिशन। ये ठीक है, शिशन बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले ये जो चीज पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं। देखिएगा बेटा जी, ये मान लेते हैं क्या था? वृषण था, जो वृषण कोश के अंदर था। ठीक है, अब इस वृषण से बाहर कुछ नलिकाएं आई थी, याद आ रहा है? कुछ जाल था यहां पर, ये एक जाल था जिसका नाम क्या था आपका? वृषण जालिकाएं। कुछ नलिकाएं निकली थी और ये नलिकाएं जाकर खुल रही थी किसमें? अधिवृषण में। अभी अभी बताया आपको। ठीक है, ये अधिवृषण है और ये अधिवृषण जो था ये बाहर निकला था किस रूप में? एक नलिका के रूप में, जिसका नाम क्या था? शुक्रवाहक। ठीक है, अब देखिए ये कौन है बेटा? शुक्रवाहक है। वाज डिफरेंस है। ये शुक्रवाहक आ रहा है और इस मूत्र नलिका के ऊपर से फंदा लेते हुए घुस गया है। इस मूत्र नलिका दिख रही है, मूत्र नलिका, इसके ऊपर से फंदा लेकर किसमें घुस गया? मूत्राशय में घुस गया है। कौन? शुक्रवाहक घुस गया। कोई दिक्कत? पक्का। अब जैसे ये यहां पर घुसेगा तो यहां पर एक ग्रंथि मिलेगी। यहां पर एक ग्रंथि है। क्या? ऐसी एक और यहां पर भी होगी।
अब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाइएगा बेटा, वृषण कितने हैं? 2 हैं, तो शुक्र वाहक भी कितने होंगे? 2। इधर से भी क्या आ रही होगी? शुक्र वाहक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? इतना तो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं ना, यहां से भी क्या आ रही होगी? ए से, ये लो जी, एक और शुक्र वाहक आ रही है, 2 शुक्र वाहक है, ठीक है। अब ये जो ग्रंथि है ना, ये वाली ग्रंथि, इस ग्रंथि को हमने बोला है क्या? शुक्राशय। क्या नाम दिया है? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। अब देखिए, ये सेमिनल वेसिकल, ये शुक्राशय ग्रंथि है, इस ग्रंथि से एक नलिका निकली और निकल कर जुड़ गई है किससे? शुक्रवाहक से। नहीं है समझ में? ये देखो, ये शुक्राशय है मान लेते हैं, ध्यान से देखना, ये शुक्राशय, यहां से शुक्रवाहक आ रही थी, शुक्राशय से नलिका निकली और किसके साथ जुड़ गई है? सोचिए, ये शुक्राशय थी, इस शुक्राशय की जो नलिका है वो किसके साथ जुड़ रही है? शुक्रवाहक के साथ। ये शुक्रवाहक आ रही है, ये शुक्राशय की नलिका, दोनों नलिकाएं जुड़ गई हैं और जुड़कर एक समान नलिका बनाई है, एक कॉमन नलिका बनाई है। ऐसे ही यहां पर भी होगा, बन गई कॉमन नलिका, समान नलिका बन गई। समान मतलब 2 नलिकाएं जब जुड़ जाएंगी तो जो नलिका बनेगी दोनों के जुड़ने से, उसको हमने बोला है ये कॉमन नलिका। इसको हम बोलते हैं स्खलनीय नलिका। यहां पर ये जो नलिका बनी है ना, ये वाली स्खलनीय नलिका, ठीक है भैया, समझ में आ गया यहां तक? अब ये स्खलनीय नलिकाएं जाकर, ध्यान से देखना, ये स्खलनीय नलिकाएं, दोनों स्खलनीय नलिकाएं जाकर खुल रही हैं किसमें? सोचिए, किसमें खुल गई हैं? मूत्र मार्ग में खुल गई हैं। यानी ये दोनों स्खलनीय नलिकाएं जो हैं, ये दोनों काली काली जो मैंने दिखाई हैं, ये किसमें खुल गई हैं? मूत्र मार्ग में। सिंपल, ठीक है। अब साहब और देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब बेटा जी एक और ग्रंथि देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये जो ग्रंथि है क्या ये भी जोड़े के रूप में? आप बोलेंगे सर दिखने में तो जोड़ा ही लग रही है, ये भी एक जोड़े के रूप में दिख रही है, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, ये एक ही है, ये पूरी की पूरी एक ग्रंथि है, एक, ठीक है। और ये जो ग्रंथि है, ये जो पूरी एक ग्रंथि है, इसका नाम है, याद रखना, क्या? पुरोस्थ या प्रोस्टेट, ठीक है। अब ये ग्रंथि भी अपना स्त्राव निकालेगी। ये जो ग्रंथि है जो मैंने पूरी एक दिखाई है जानबूझकर ताकि कंफ्यूजन ना हो, याद रखना, ये ग्रंथि भी क्या निकालेगी? अपना स्त्राव निकालेगी, ठीक है। आइए देखिए, इस ग्रंथि ने भी अपना स्त्राव निकाला। कहां निकाल दिया? जरा सोचिए, मूत्र मार्ग में निकाल दिया। कहां निकाल दिया? मूत्र मार्ग में, ठीक है। अब एक तीसरी ग्रंथि और, ध्यान से देखना, एक तीसरी ग्रंथि और जो सबसे छोटी ग्रंथि है और ये जोड़े के रूप में है, ये वाली आखिरी, और इसका नाम है, याद रखना, कंद मूत्र पथ, हिंदी में बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? काउपर। और क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल। ये 3 नाम याद रख लेना। ये ग्रंथियां, ये भी अपना स्त्राव यहां पर निकालेगी, किसमें? मूत्र मार्ग में। अब जरा सोचिए, ये जो मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग में किस किस ग्रंथि के स्त्राव आ रहे हैं और क्या क्या आ रहा है? अब जरा सोचिए, आप शुक्राशय का स्त्राव आ रहा है, शुक्राशय का स्त्राव किसके साथ जुड़ा? जरा सोचिए, शुक्राशय का स्त्राव किसके साथ जुड़ा? शुक्रवाहक के साथ जुड़ा था, और शुक्रवाहक क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु। यानी शुक्राणु, इधर लिख देता हूं, शुक्राणु
जो कौन लेकर आ रही थी, सोचिए, शुक्र वाहक लेकर आ रही थी। कौन लेकर आ रही थी? शुक्र वाहक। क्या लेकर आ रही है? शुक्राणु, ठीक है। प्लस ये शुक्राणु शुक्र वाहक के साथ आ रहे थे, शुक्र वाहक में आ रहे थे। ये शुक्र वाहक जो थी ये किसके साथ जुड़ी थी? शुक्राशय की ग्रंथि की नलिका के साथ। यानी शुक्राशय की ग्रंथि ने कुछ स्त्राव निकाला होगा, वो क्या कहलाएगा? शुक्राशय स्त्राव। ठीक है, समझ में आ गया? शुक्राशय ने स्त्राव निकाला, फिर पुरोस्त ग्रंथि ने निकाला और बल्बोयूरेथ्रल ने निकाल दिया। यानी शुक्राशय का स्त्राव प्लस प्रोस्टेट का स्त्राव प्लस कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल का स्त्राव। ठीक है, अब इन तीन ग्रंथियों का जो स्त्राव जो है वो कहला रहा है क्या? शुक्रीय प्लाज्मा, जिसमें कौन घुल गया, कौन मिक्स हो गया है? शुक्राणु। और जब ये दोनों मिक्स हो गए हैं तो जो तरल बन रहा है उसका नाम क्या है? वीर्य। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी कि ये सहायक नलिकाएं जो हैं कुछ स्त्राव निकालने वाली हैं, जिसमें कौन ऊपर से आ रहा था, यहां से शुक्र वाहक से कौन? शुक्राणु आकर मिल जाएगा। अब फाइनली सोचिए ये मूत्र मार्ग क्या लेकर आ रहा है? बोल सकता हूं वीर्य लेकर आ रहा है। ये मूत्र मार्ग क्या लेकर आ रहा है? वीर्य। तो एक नर एक मेल अपने वीर्य को शरीर से निकालता है। किससे? शिशन से। शिशन के अंदर मूत्र मार्ग से लाया जा रहा था कौन? वीर्य। अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो प्रश्न यहां पर बनता है वो ये कि सर इन ग्रंथियों से जो तरल निकल रहा है उस तरल में, उस शुक्रीय प्लाज्मा में क्या क्या चीजें मिल रही हैं? ये ग्रंथि क्या निकाल रही है? ये ग्रंथि क्या निकाल रही है? ये ग्रंथि क्या निकाल रही है? अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें बेटा जी? नेक्स्ट लेक्चर में। तो जरा सोचिए, अब जो अगला लेक्चर होएगा उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सोचिए। और है ना, हमेशा पढ़कर भी रखा करें थोड़ा सा एडवांस में, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इन तीन ग्रंथियों से जो शुक्रीय प्लाज्मा बना था उस स्त्राव में, इनके स्त्राव में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कितना प्रतिशत ये ग्रंथि शुक्रीय प्लाज्मा बनाती है, ये कितना प्रतिशत बनाती है, ये कितना प्रतिशत बनाती है, इनका स्त्राव क्या करेगा, इनका स्त्राव क्या करेगा, इनका स्त्राव क्या करेगा, ये हम पढ़ेंगे। यानी अगले लेक्चर में हम कुल मिला के शुक्रीय प्लाज्मा पढ़ेंगे इन ग्रंथियों का। और आखिरी चीज पढ़ेंगे, जरा सोचिए, कौन बेटा जी? ये शिशन। और इसी के साथ अगले लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा क्या? नर जनन तंत्र। ठीक है, तो बेटा जी आज जो हमने पढ़ा है एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों? आज हम लोगों ने बात करी है किसकी? पुरुष जनन तंत्र में वृषण हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसकी आंतरिक संरचना। उसके बाद आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं। क्या? एक तो सहायक नलिका और एक सहायक ग्रंथियां। ठीक है, सहायक नलिकाएं मैंने आपको 4 बताई थी। शुक्र जनक नलिकाएं किसमें खुल रही है? एक जाल में, वृषण जालिका। वृषण जालिकाओं से कुछ नलिकाएं निकल रही है जिनका नाम है शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं आगे चलकर एक बड़ी सी संरचना में खुल रही है, बड़ी सी नलिका जिसका नाम है अधिवृषण, जो वृषण के पश्चिम भाग पर था, पीछे की तरफ था, वृषण से बाहर था। ठीक है, फिर ये अधिवृषण लास्ट में एक और नलिका में खुलता है जिसका नाम है शुक्रवाहक, जो वृषण कोश से बाहर आ जाएगा और शरीर के अंदर आ जाएगा, शरीर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर आकर एक फंदा लेगा, किसके ऊपर से? मूत्र नलिका के ऊपर से। ठीक है, ये शुक्रवाहक क्या लेकर आ रहा था? शुक्राणु लेकर आ रहा था। अब ये फंदा लेगा अंदर और इन ग्रंथियों के स्त्राव में मिक्स हो जाएगा कौन? आपका शुक्राणु। और वो ग्रंथियां कौन थी? 3 थी, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। इन 3 में से 2 जो हैं वो तो जोड़ी के रूप में और एक अकेली है। जोड़ी कौन सी थी? शुक्राशय जोड़ीदार है और बल्बोयूरेथ्रल जोड़ीदार है, लेकिन प्रोस्टेट या पुरोस्थ एकल है, याद रखना। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। टाइम हो गया किस चीज का बेटा जी? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट।
आर्कीडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। सोच समझकर मुझे बताएं, आर्कीडेक्टोमी शल्य चिकित्सा में हम शरीर से क्या निकाल देते हैं? लीवर, किडनी, ओवरी, वृषण। सोचिए, यकृत, वृक्क, अंडाशय या वृषण, क्या निकाल देते हैं शरीर से बाहर आर्कीडेक्टोमी प्रक्रिया में? बताया हुआ है आपको, सोच समझकर जल्दी से आंसर लगाएं। दूसरा प्रश्न बेटा जी, नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है जो नर के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन है जो द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है? चलिए, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा जी। हमारा पहला प्रश्न था, आर्कीडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा हम किसको शरीर से निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर वृषण खराब हो जाते हैं, संक्रमण होता है, तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा क्या करता है? वृषण को शरीर से बाहर निकाल देता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी आर्कीडेक्टोमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया ना। दूसरा प्रश्न था बेटा, नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा था? जरा सोचिए। द्वितीय लैंगिक लक्षण, दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज का भारी हो जाना, ये 10 से 12 साल की उम्र में एकदम से परिवर्तन आते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा था? नर का लैंगिक हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। ये भी मैक्सिमम बच्चों ने सही लगाया होगा। सिंपल सा था, क्लियर है, याद रखना। अब बेटा जी आज का होमवर्क जरूर करना है, सिंपल से 3 प्रश्न है, जरूर करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे इसी की, और खत्म करेंगे इसको, किसको? पुरुष जनन तंत्र को, अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।